देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, मैं राजेश आचार्य जैन हिंदुस्तान से। अभी हम आए हैं बीकानेर के सुप्रसिद्ध मंदिर लक्ष्मीनाथ मंदिर, जिसको नगर सेठ के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। यहाँ हम बड़ी हस्तियाँ जो बीकानेर की अच्छी प्रोफाइलें हैं उनसे बातचीत करेंगे। हमारा जो विषय रहेगा उस विषय पर लगातार आपके साथ बने रहेंगे। परिचय जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो जैन हिंदुस्तान टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर जन हितार्थ मुद्दे उठाते रहते हैं। मेरा नाम कृष्ण ओझा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय टीम का खिलाड़ी हूं। वर्तमान में 8 जुलाई को केन्या में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करूंगा। आप है स्पोर्ट्समैन, भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। अब सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार पुरोहित है। मैं CPI-M का सदस्य हूँ। वर्तमान में बीकानेर का कैशियर हूँ और पूर्व में मैं ट्रेड यूनियन में सीटू में सेक्रेटरी भी था और 40 साल तक मैंने रेलवे बैंक में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सर्विस की है। अब समाज का काम कर रहा हूँ और सामाजिक सर्वहारा वर्ग के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं। और आप है राजनीतिक कार्यकर्ता अशोक जी, और राजनीति के साथ साथ समाज सेवा का कार्य करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसूराम कच्छावा है और ये जो SI सेवा स्थान से जुड़ा हूँ। वैसे बाबा रामदेव जी मंदिर के पुजारी हैं, परिवार से हूँ मैं, सुजान देसर बाबा रामदेव जी मंदिर के, और SI सेवा स्थान से पिछले 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। और लगातार बड़ा कार्यकाल असहाय सेवा संस्थान बीकानेर में अच्छे कार्य करती है। जो असहाय होते हैं उनके लिए कार्य करती है। 2001 से आज 2025 तक लगातार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। सर, क्या नाम है? नमस्कार सर, मैं शिव कुमार जोशी उर्फ शिव पुष्करना के नाम से फेमस हूँ। मैं जैन हिंदुस्तान का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बीकानेर के लिए विभिन्न मुद्दों पर अपना कार्य करते हैं और इनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। मैं पुष्करना सेवा समिति का भी अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में कई संस्था में भी कार्यरत हूँ। समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र, स्पोर्ट्समैन, सारे ही आज एक मंच पर हमारे साथ है। हम बातचीत करेंगे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर और शिक्षा का जो मंदिर है उसका क्या हाल है। किशन जी से सबसे पहले बातचीत करेंगे। किशन जी, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से, उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर है, चाहे वो सरकारी स्कूलें हैं और चाहे प्राइवेट स्कूलें हैं। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर लचर है और लचर का रीजन, उसका कारण एक ही है कि हम लोग अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं हमारे बीकानेर के जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो इन संस्थाओं को बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं और वो अपना डोनेशन जो देते हैं केवल अपना नाम करने के लिए देते हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक स्कीम खोल रखी है कि जो लोग 25 लाख रुपए से ऊपर का चंदा देंगे उनको मुख्यमंत्री सम्मानित करेगा। तो उन उद्योगपतियों को शिक्षा से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, केवल अपना नाम चमकाने के लिए, ताकि मुख्यमंत्री के साथ में हमारा फोटो लग जाए, इस विषय पर वो चंदा देते हैं। लेकिन वो जो चंदा करोड़ों रुपए का देते हैं, उनकी सुविधा जो है वो बच्चों को किसी भी प्रकार से उस स्कूल में मिलती नहीं है। और भी कई बातें हैं, आपको आगे लगातार बातचीत जारी रहेगी। अशोक जी से बातचीत करेंगे। सर, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इतना ज्ञान है कि हमें फ़ख्र है कि हमारा बीकानेर का नाम राजस्थान में सर्वोपरि था शिक्षा के मामले में। इसीलिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हमारे बीकानेर में था। आज व्यवस्था का इतना चरमरा गया है, इसका निजीकरण कर दिया गया है। बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, उसकी एवज में पेरेंट्स से पैसे ले लेते हैं। गांधी योजना के तहत जो बच्चों का एडमिशन करते हैं उसमें पेरेंट्स मीटिंग करके पैसे ले लेते हैं। नतीजा ये हो गया कि इसका व्यवसायीकरण हो गया है। और दूसरी बात, शिक्षा को तो इतना बजट हर साल कम कर रहे हैं। आप ताजुब करोगे कि भारत के और राजस्थान के शिक्षा मंत्री का नाम पूछ लो, लोगों को पता नहीं है। ये स्थिति है हमारे देश की। देश में शिक्षा मंत्री का तो पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री कहता है मैं तो भिखारी हूँ
35 साल भीख मांगी थी, तो देश को भिखारी बनाने के लिए जा रहे हैं ये। इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक कार्यकर्ता है आप। शिक्षा के बारे में आपने बताया, शिक्षा मंत्री का नाम तक यहाँ लोगों को पता नहीं है। सर आशु जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अभी वर्तमान शिक्षा पद्धति के बारे में? देखो, शिक्षा के लिए तो वैसे चल रहा है, और बहुत कम जो सरकार के और जो नेम है उसके मुताबिक तो रत्ती भर ही नहीं चलता है ये। और नाम बड़ा दर्शन खोटा, वो बात चल रही है। शिक्षा के अंदर जो पढ़ाई लेते हैं, जो ये फीस लेते हैं, फीस तो डबल लेते हैं, फीस की कोई कमी नहीं है, लेकिन पढ़ाई के बारे में कोई पता नहीं है। अब कोई लोग तो ऐसा है कि जो ये टैक्सी किराया देते हैं ना, तो ये खुद की मोटरसाइकिल पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा छुट्टियाँ रखते हैं ये लोग। तो पढ़ाई कहाँ है? पढ़ाई तो होती नहीं है। पढ़ाई जो ट्यूशन करते हैं, घर पे बुलाते हैं, वो पढ़ाई होती है। शिक्षा का जो निजीकरण है वो कहीं न कहीं हावी होता जा रहा है, और निजीकरण के माध्यम से शिक्षा को व्यापार बनाया जा रहा है। शिव कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या शिक्षा का निजीकरण उचित है? शिक्षा का निजीकरण तो उचित है नहीं। सरकारी सिस्टम में हाथ में रहे तो ही ज़्यादा बेटर है, शिक्षा का ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। पर क्या है कि निजीकरण तो होना तो तय है, जो सरकार ने जो ध्यान रखी है वो तो हो गई पूरा। पर निजीकरण करना एक गलत बात है, इससे क्या है कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएगी। निजीकरण से व्यवस्थाएं जो है वो भंग हो जाएगी, चरमरा जाएगी। लगातार जो है निजीकरण वो खतरनाक है। बीकानेर स्तर पर ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से ट्रस्ट हैं जिनके द्वारा यहाँ विद्यालय चलाए जा रहे हैं। क्या उनकी व्यवस्थाएं किस प्रकार से है वो जानना चाहेंगे आप? सारी व्यवस्थाएं चरम रही हुई है। ये फीस के नाम पर बच्चों से हज़ारों रुपये ले लेते हैं, और बड़े बड़े दानदाता जो है वो स्कूलों में सुविधाएं देते, जैसे एसी लग जाना, कूलर लग जाना, बड़े बड़े मैदान बना देना। लेकिन न तो उनमें बच्चों को खिलाया जाता है, स्कूल में एसी चलता नहीं है, एसी धनाढ़ी लोग लगा देते हैं स्टूडेंटों की सुविधा के लिए, लेकिन स्टूडेंटों को वो सुविधा किसी भी प्रकार की और मिलती एसी नहीं के नाम पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जाते हैं। एसी के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज भी लिए जाते हैं, और बच्चों को एडमिशन देने के लिए बड़े बड़े डोनेशन भी ये लोग लेते हैं। और जो शिक्षा भारत में होनी चाहिए, एक समय में भारत गुरुकुल की रीति से चलता था, तब सोने की चिड़िया था। अब अंग्रेज जो हमारे यहाँ आए, वो अंग्रेजों की नीति के ऊपर चल रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो वो चरमरा ऐसी गई। कोई 4-5 स्कूलें हैं जो बड़ी बीकानेर की, जिसका आप नाम लेना चाहेंगे, जिनमें यह व्यवस्था है वो बड़ी दयनीय स्थिति है? मेरे ख्याल से बीकानेर में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक ही है। अगर हम स्कूलों का नाम ले तो सारी स्कूलें ऐसी है जहाँ पर व्यवस्था जो है वो शिक्षा को केवल व्यापार बना रखा है इन्होंने, और लोगों को ये ठग रही बड़ी है। स्कूलें हैं जिनका कोई कुछ, जो बड़ी स्कूलें हैं, सारी स्कूलें तो ऐसी हो नहीं सकती, लेकिन जो बड़ी स्कूलें हैं वो कौन कौन सी हो सकती है? जैसे हमारे बीकानेर में बहुत सी ऐसी स्कूल है, जैसे सोफिया स्कूल है, बीबीएस स्कूल है। यहाँ पर बड़ी बड़ी फीसें ली जाती है, लेकिन जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो किसी भी सूरत में मिलती नहीं है वहाँ पर। और डोनेशन ये ज़रूर सब लोगों से लेते हैं, और बच्चों का जो एडमिशन भी होता है ना, उसमें ये लाखों रुपए ले जाते हैं, और शिक्षा के नाम पर टाई टाई फीस है ये सारी संस्थाएं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं बीकानेर में जो चंदा करते हैं, ट्रस्ट के नाम पे चलते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं जो है वो उस स्तर की नहीं है। कुछ स्कूलों का नाम लेना चाहेंगे? आप व्यवस्था कह रहे हो, हम उनको कह रहे हैं अव्यवस्था। पेरेंट्स से चंदा वसूल करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे पैसा लेते हैं। डेवलपमेंट किसका करते हैं? हर साल देखो प्राइवेट स्कूलों के हॉल बन रहे हैं, लेकिन बच्चों की इसी बदतर हो रही है। नैनीहाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, जिनको ये प्रोवाइड करवाना होता है, एसी लगे हुए हैं लेकिन चालू नहीं होता। आने जाने के लिए सुविधा अपनी खुद की करो। मतलब हर हाल में, जैसे बालवाड़ी हुई, सोफिया हुई और रामपुरिया हुई, ऐसी जैन पब्लिक हुई, ऐसी कई स्कूलें हैं जिनमें केवल निजीकरण हो रहा है। निजीकरण की स्कूलें, प्राइवेट स्कूलें तो चंदा वसूल कर रही है, और हर साल राजस्थान में 40 से 50 स्कूलें गवर्नमेंट की बंद की जा रही है। इसका कारण कि शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है, टीचर्स की भर्ती नहीं की जा रही है। इस कारण से वहाँ पढ़ाई का नाम पे नगण्य है, और प्राइवेट में पढ़ाई और पढ़ाई नहीं है, वो ट्यूशन के नाम पे पढ़ाई है। ट्यूशन पे लूटा जा रहा है पेरेंट्स को, लाखों रुपए ट्यूशन पे ले लेते हैं। पेरेंट्स को लूटने का कार्य हो रहा है लगभग सभी विद्यालयों में, लेकिन पढ़ाई के नाम पे जो है वो कहीं न कहीं रिजल्ट है वो नीचे की स्तर की ओर जा रहा है। आशु जी, क्या कहना चाहेंगे? कौन से ऐसे बीकानेर के विद्यालय है
जो इस व्यवस्था में सम्मिलित है? भाई देखो, ऐसा है कि अभी जो प्राइवेट कॉलेज है, स्कूल है, उस ना से तो अभी सरकारी स्कूल है ना, वो अपना नाम कर रहे हैं, बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसके ऊपर दबाव के 50% तो इसके नंबर आना ही चाहिए, और वो कुछ हद के लिए सफल हुए हैं। और प्राइवेट जो स्कूल हैं वो मोटे मोटे हैंडर लगाते हैं, कोई 80% नंबर आ जाते हैं तो वो पूरा क्या कि चौराहे कवर कर देते हैं। तो वो पैसा अगर बच्चों के ऊपर, सुविधा के ऊपर लगा देता है क्लासों के अंदर, तो वो बच्चे भी और भी सुविधा हो जाती है। लेकिन वो हैंगर लगाते हैं बड़े बड़े चौराहे पे अपना नाम कमाने के लिए, और कुछ आनी जानी वाली नहीं है। इससे तो सरकारी जो स्कूल है वो अभी बढ़िया चल रहे हैं। ऐसे कुछ स्कूल्स है जो होर्डिंग्स की व्यवस्था करते हैं, जिनके नाम आप काफ़ी से देखते हैं, काफ़ी कॉलेज है, स्कूल है। ये जैसे- जैन कॉलेज है, ये दिल्ली निकलते हैं हम यहाँ के, दिल्ली के निकल ये होता है यहाँ पे। ये सोफिया स्कूल है, वहाँ पे जो बड़ी कॉलेज है ना, स्कूल हैं, उसके सारा क्या है कि नाम पे ही होता है। ये पढ़ाई में बहुत कम कर दिया। हाँ, पहले जो शुरुआत हुई थी इसकी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अब ये क्या है कि नाम के रहेंगे, और राजनीतिक हो गई है कॉलेजों में, स्कूलों में सारा। पहले जब शुरुआत हुई थी प्राइवेट स्कूलों की, जो बड़ी स्कूलें थी वो अच्छा कार्य करती थी, लेकिन अब सिर्फ इनका ध्येय पैसा कमाना रह गया है। कौन सी ऐसी बीकानेर की स्कूलें हैं जो अब उनका लक्ष्य रह गया है पैसा कमाना और जो है शिक्षा का निजीकरण? जैसे भाई साहब ने बताया, आशु जी ने, कि होर्डिंग्स लगाना करना, ये तो इनकी प्राचुर्ता में है। इनको बहुतायत में ये प्रचार करते हैं, उसका अपना डेवलपमेंट के लिए करवाते हैं। बहुत सी ऐसी स्कूलें हैं, जैसे सोफियार, ये बाफनार, BBS, जैन पब्लिक स्कूल, बहुत सी स्कूलें हैं। मुझे भी पता नहीं है, मैं भी इतना घूमता नहीं हूँ, मेरे को इतना जैसे जैसे नाम पता है वहाँ पे वो लोग देते हैं, वहाँ पे इसका होर्डिंग लगेते हैं, प्रचार में ज़्यादा विश्वास देते हैं। बताया जैन पब्लिक स्कूल, सोफिया सो स्कूल, बापना स्कूल, सब अपने प्रचार के अंदर लगे रहते हैं बस। उसका धीरे धीरे रिजल्ट दिनों दिन डाउन होता जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग सरकारी स्कूल के परसेंटेज थोड़ी अच्छी रहती है, थोड़ा विद्यार्थी उसके अच्छे रहते हैं, बट जो जैसा सरकारी व्यवस्था चलती है वैसे चलना पड़ता है। शिक्षा के अधिकार में बीकानेर एकदम गौण है। शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर जो है वो गौण बनता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था बड़ी ही नगण्य है, और बीकानेर की जो प्राइवेट स्कूल्स है उनके लिए जो आपने बताया अभी, वो बड़ी प्राइवेट स्कूलें जो है वो सिर्फ पैसा कमा रही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बड़ी गड़बड़ झाला हो रहा है उनमें स्कूलों में। आगे लगातार इन सब्जेक्ट्स पे हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं वापस। बातचीत लगातार हमारी जारी है। जैसा कि अभी एक कंटेंट से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री जो है उनका नाम तक नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहूँगा शिक्षा मंत्री की व्यवस्था क्या है। राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री ने जब शिक्षा मंत्री का दायित्व ग्रहण किया था तब उन्होंने कहा था कि शिक्षा की व्यवस्था को सुधारूंगा और यहाँ पर ड्रेस कोड लागू करूँगा। उसके अलावा निजी जो संस्थाएं हैं उन पे लगाम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं माननीय शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर से कहना चाहता हूं, क्या आप अपने वादे भूल गए हैं? लोग आपका नाम तक नहीं जानते। अभी पिछले शिक्षा मंत्री की बात करना चाहेंगे जिन्होंने किसी सरकारी कर्मचारी को अपने बंगले पे कहा था कि यह क्या नाथी का बाड़ा है। तो जो शिक्षा मंत्री का स्तर है वो कैसा होना चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। राजस्थान का शिक्षा मंत्री किस प्रकार से होना चाहिए और क्या स्तर होना चाहिए? राजस्थान का शिक्षा मंत्री हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ, अभी तबादलों की नीति जो है वो जारी होने के लिए एप्लीकेशन ली जा रही है, तो उन्होंने तो अपने दलाल जो है वो सेक्रेटरीट के आगे बना रखे हैं।
अगर आप इनका प्रमाण लेना चाहो तो कभी भी मेरे साथ आप जयपुर चल सकते हैं। उन्होंने फीस बना रखी है, 3rd ग्रेड मास्टर के लिए कितनी फीस, 2nd ग्रेड के लिए कितनी फीस। और पिछली सरकार की यदि हम बात करें, हमारे बीकानेर के ही शिक्षा मंत्री थे, अगर उनके ऊपर एक भी आरोप यदि इस प्रकार का लग जाए तो हम शिक्षा के क्षेत्र की बात बंद कर दे। वर्तमान सरकार का जो शिक्षा मंत्री, पिछले शिक्षा मंत्री ने कहा था किसी कर्मचारी को जो वो उनसे सहायता लेने गया था कि नाथी का बाड़ा, इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नाथी का बाड़ा कहा था, उस समय हमारे गोविंद सिंह डोटासरा थे, उसके ऊपर आरोप लगे तो तुरंत प्रभाव से हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको हटा करके 1 महीने के अंदर अंदर शिक्षा मंत्री चेंज कर दिया था। अब वर्तमान सरकार की डोटासरा जी को कई दूसरे पद और राजस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया था, तो डिमोशन किया या प्रमोशन? देखो, वो अध्यक्ष जो बना वो आपको भी पता है, हम सबको पता है। राजस्थान की 5 साल की जो सरकार चली वो तो भगवान भरोसे चली, क्योंकि वो सरकार कभी भी जा सकती थी। मध्य प्रदेश की सरकार गई, दूसरे राज्य की सरकार गई, ये तो धन्यवाद है कि उन्होंने अपनी सरकार को बचा के रख लिया, चाहे उन्होंने किसी को पद दिया या न दिया। बड़ा स्तर था, जो शिक्षा मंत्री थे उनकी जो बोलचाल की भाषा थी वो जो है हटकर थी, इसलिए पिछले मुख्यमंत्री ने उनको हटा दिया, ये कहना है हमारे किशन जी का। और हमारे साथ जुड़े हैं, सर क्या नाम है आपका? कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे, राजस्थान के शिक्षा मंत्री का क्या स्तर होना चाहिए? शिक्षा मंत्री का पूरे राजस्थान के लिए अच्छा अनुभव और मतलब उसको रवैया होना चाहिए। वो रवैया क्या वर्तमान में वो रवैया है? नहीं है, अभी नहीं है। वो रवैया रखने के लिए अच्छा सा शिक्षा मंत्री होना चाहिए। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री का रवैया ठीक नहीं है, और रवैया जो है वो अच्छा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे अशोक जी कि शिक्षा मंत्री का जो स्तर है वो किस प्रकार का होना चाहिए? हकीकत है, अनुभवहीन शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जहाँ पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हाल होगा शिक्षा का। शिक्षित लोग उन्हें पसंद ही नहीं है, हर साल स्कूलें बंद हो रही है। पर हमारे मुख्यमंत्री की स्थिति ये है कि जिंदा प्रधानमंत्री को, उन्हीं की पार्टी का जिंदा प्रधानमंत्री जिसको श्रद्धांजलि दे रहा है। हद हो गई फिर शिक्षा की। तो ऐसे ऐसे लोग जब हमारे आ रहे हैं तो हमें भिखारी और अशिक्षित नहीं बनाएंगे तो और क्या बनाएंगे। शिक्षा के मामले में प्राइवेट स्कूल हैं जो है जैन पब्लिक स्कूल, खुल्लम खुल्ला लूट कर रही है, कोई नहीं बोलता उसके, क्यों कि पैसे वालों को अधिपत्य है वहाँ पे। वैसे ही बालवाड़ी है, वैसे ही बाफना है, वैसे ही BBS है, वैसे ही अदर स्कूल हैं। ये बड़ी बड़ी स्कूलें जो है वो केवल प्रचार में ज़्यादा ध्यान रखती है और पढ़ाई में कहीं ध्यान नहीं रखती। नैनीहालों का नैनीहालपना छीन रहे हैं। सुबह 7 बजे जैसे आप कहते हैं तो उनकी माएँ 5 बजे उठ के उनका नाश्ता तैयार करती हैं। टिफ़िन तक वो तय करते हैं कि ये टिफ़िन होना चाहिए। इवन टू मैंने तो ये सुना है कि कई स्कूलें तो ये कहती है कि ड्रेस के किताबों के अलावा कटिंग भी हमारी स्कूल का नहीं करेगा, वो भी हम तय करेंगे। अब हद हो गई। जिन शिक्षा विभाग में ये स्थितियाँ चल रही है, पढ़ाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, बजट लगातार कम हो रहा है, स्कूलें लगातार गवर्नमेंट की बंद की जा रही है, प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूलें खुल रही है। इतने B.Ed, इतने पढ़े लिखे बच्चे इंजीनियर बना दिए, सब बना दिए, नाम का इंजीनियर बना दिया, नाम का उनको B.Ed धारी बना दिया। शिक्षा कहाँ है? रोजगार कहाँ है? सवाल रोजगार का है। अनुभव, आपका कहना है अनुभव की कमी है, लेकिन जो है डिग्री वो दी जा रही है। हाँ। और वो ऐसे दी जा रही है जैसे मार्केट में पड़े हैं और रेवड़ी सामान बांट की रही है परचेजिंग हो रही है, बांटा जा रहा है। जैसे वो परचेज कर रहे हैं, जैसे हम जाके आटा दाल चावल खरीद रहे हैं, वैसे ही पेरेंट्स बेचारे फीसें भरते हैं बड़ी बड़ी भारी, और हॉस्टलों का चार्जेस भी ज़बरदस्त है, और वो भर के कंगाल हो जाते हैं, उनके घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, और उनको एक कागज़ मिल जाता है डिग्री का जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। और शिक्षा का निजीकरण बहुत ही हानिकारक है, ये कहना है अशोक जी का कि बड़े जो होर्डिंग है, यदि किसी छात्र के 80-90% आते हैं तो उसकी बड़ी फोटो प्रेषित की जाती है, और उस फोटो के आधार पर अपना रिजल्ट दर्शाते हुए यह प्राइवेट स्कूलें जो है पेरेंट्स से लूट पार पैसे वसूलने का कार्य कर रही है। अंकुश कब लगेगा, बातचीत करेंगे। शिक्षा मंत्री जो है वो कब तक अंकुश लगाएंगे? हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जो ये लूटपाट जो प्राइवेट कॉलेजों कर रही है, स्कूलें कर रही है, इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो शिक्षा के नाम से क्या है कि जो बच्चे पढ़ लिए और जो अगर पढ़ने वाले हैं उसके तो नंबर आया नहीं, और जो नहीं पढ़ रहा है उसका पैसों के मुताबिक क्या है कि उनकी नौकरी लग जाती है। और जो पढ़ाई करा रहे हैं मजदूर आदमी
जो कमठाना जाके 700-600 रुपया लेके आ रहा है, उसका बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो क्लास में तो होशियार है और सरकार के वहाँ जाते हैं तो वो पीछे रह जाता है। तो इसका सुधार होना तो बढ़िया है। शिक्षा मंत्री से यही निवेदन है हमारा। शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। पिछले कंटेंट किशन जी ने कहा था कि आप देखिए सरकार में रेट फिक्स कर दिए गए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उस पर अंकुश कब तक लगेगा? किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है? भ्रष्टाचार तो राजस्थान में बहुत एक उच्च स्तर पर चल रहा है। कोई भी स्कूलें हैं जो सब मनमानी कर रही है, अपने अपनी सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री को इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए और बीकानेर के सारे संभाग के स्कूलों को उसमें दौरा करना चाहिए और सब पे अपना फोकस करके उसको चेक करना चाहिए। जो निजी स्कूलें हैं वो जो जोरामर्दी की भाषा हम कह सकते हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं और ज़बरदस्ती फीस वसूली कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? उसको तो माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी आके उनका जांच करें, उसको जांच की कमेटी बनाए, कमेटी बना के जो भी दोषी घोषित होते हैं उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमेटी जो बनाई जाए, लगातार कमेटियां बनती आ रही है और कमेटी के वही जो लोग हैं, हम कह सकते हैं बिल्ली को दूध की रखवाली कहते हैं, वो कहीं न कहीं कमेटी के अंतर्गत उन लोगों को भेज दिया जाता है जो बिल्ली को यदि दूध की रखवाली करेंगे तो क्या परिणाम होंगे वह आपके सामने है। सर, बीकानेर की जो निजी स्कूलें हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जितनी भी निजी स्कूलें हैं, आप सारी स्कूलों में जाके पता कर लेना, जो अध्यापक लगे हुए हैं वो अनट्रेंड है। उनके साथ साथ जो उनको महीने का जो फीस दिया जाता है मास्टरों को, जितना रुपये वो लिखे हुए हैं उतने पैसे वो उनको देते नहीं हैं और उनको वो धमकी भी देते हैं कि आपको हमने 30,000 रुपये महीना तय कर रखा है, देंगे आपको 15,000 रुपये ही, यदि आप ज़्यादा बोलोगे तो आपको 15,000 भी नहीं मिलेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात, इस विषय पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पिछली जिस समय सरकार थी उस समय आरपीएससी का बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ था। उसमें वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री ने जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो वो सलाखों के पीछे होंगे। किरोड़ीलाल जी मीणा भी उनके साथ में लगे हुए थे, लेकिन आज ढाके 3 बात, कल आपने अखबार पढ़ करके देखा होगा, उन्होंने कहा कि आरपीएससी 2021 की जो परीक्षा हुई थी वो रद्द नहीं होगी। अब जब वो रद्द नहीं होगी तो इससे साफ ये जाहिर हो गया कि उस समय कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई धंधेबाजी नहीं हुई। उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। ये क्लीन चिट कैसे मिल गई? इससे साफ जाहिर होता है इन्होंने स्वयं ने इस विषय पर घोटाला किया है, पैसे खाए हैं, इसीलिए उन्होंने क्लीन चिट। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप जनता द्वारा लगाए जा रहे हैं। पपीता कहीं न कहीं कटा है, कहाँ कहाँ बटा है, क्या रूपरेखा तय हो सकती है? यही स्थिति है पूरी की एक चार बात एक ढाल बात। एक बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें ऐसी है, मैं ये नहीं कहता कि केवल बीजेपी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में भ्रष्टाचार फुल हुआ है। पहले वो कहते हैं वो कर रहे थे, अब हम करेंगे। सुधार तभी होगा जब नीचे से जनता उठेगी और वो इस राज को बदलेगी, तब ये होगा। वरना शिक्षा मंत्री को ईमानदारी से अपनी जांच कमेटी बना करके जांच करवानी चाहिए और निष्पक्षता दिखानी चाहिए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय। बीकानेर में शिक्षा का निदेशालय है, निदेशालय की क्या व्यवस्था है? बड़ी लेक्चर व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे डायरेक्टरेट जो है वहाँ पर डायरेक्टर महोदय अब बड़े कम समय में बैठते हैं और घूमते रहते हैं। क्या यहाँ पे यह जो हेरिटेज जो है या जो भ्रमण का इनके लिए यह पद, भ्रमण का पद रखा गया है इनके लिए? बीकानेर में हमें फख्र है कि राजस्थान से सर्वोपरि था शिक्षा के मामले में, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ बैठता है, डायरेक्टर हमारे यहाँ बैठते हैं, वरना सारे डायरेक्टर जयपुर बैठते हैं। एक शिक्षा का ही ऐसा मामला है जिसमें डायरेक्टर हमारे बीकानेर में बैठते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर रखी थी और उसमें बजट दिया था, आज उसका बजट खा रहे हैं। एजुकेशन के मामले में डायरेक्टर जो आता है वो बाहर से आता है, उसको बीकानेर से कोई लगाव नहीं है। व्यवस्था का जहाँ तक मामला है, ऑफिसों में इतना भ्रष्टाचार है कि पैसे दिए बगैर तो कोई चपरासी बात नहीं करता। बाबू और ऑफिसर की तो जब कहते हैं तो ऊपर तक रेवड़ी बढ़ती है। तो ऐसे मामलों में जहाँ पैसे लेकर के, पैसे का लेन देन करके एडमिशन दिए जाते हैं, पैसे का लेन दे करके परमिशन दी जाती है, पैसे का लेन दे करके प्रमोशन किए जाते हैं, पैसे का लेन देन करके उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर जब भी सीट पर जाते हैं तो वो नदारद मिलते हैं,
उसके पीछे सरकार की क्या नीति है, क्या व्यवस्था है? उसका कारण है कि बोर्ड तो लगा रखा है 3 से 4 जनता मिल सकती है, लेकिन 3 से 4 वो नदारद रहते हैं। सैकड़ों बार मैं खुद गया हूँ, वहाँ कोई नहीं मिला, अधिकारी नहीं मिलते। वो इसलिए नहीं मिलते, हमारा मानना यह है क्योंकि हम सर्वहारा वर्ग से हैं, तो बिल्कुल नीचे की सोच रखते हैं कि जनता आकर के हमें पूछ ना ले कोई चीज़। और इस मामले में बीकानेर की छोड़ जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो भी नाकारा साबित है, वो भी मिली हुई है उनसे, वो भी छोटे मोटे अपने काम करवा लेते हैं और इसलिए उनके बारे में कुछ बोलते नहीं। अब छोटी न्यूज़ें जो है, छोटे चैनल हैं या आप जैसे जो चैनल हैं, वो बात जनता से पूछ तो रहे हैं। अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वो बैठ जाए सीट पे जिसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, जिनकी व्यवस्था के लिए उनको बिठाया गया है, और वो इस सीट पे इसलिए नहीं बैठते कि जनता आकर के हमें पूछ ना ले किसी चीज़। जनता जो है वो कहीं न कहीं जो है वो भी जनता भी चुप है। क्या कारण है सर, जनता क्यों चुप है? जनता तो हमारी ऐसी है बीकानेर की, पूरे भारत की समझ लो, कि पहले हमारे यहाँ एक कहावत थी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को मुक्का मार देता तो इस बार मारना देख लेंगे, फिर वो दूसरा मारता तो कहते इस बार मारना देख लेंगे। इसलिए जनता तो हर बार मार खाने की आदी है। जनता ने तो हमेशा मार खाई है। बीकानेर ने सबसे पहले पैसा दिया था अनकंडीशनल विकास के लिए, और आज तक विकास की जगह विनाश हुआ है। आप देखिए अन्य स्टेटों को, जिन्होंने अगर पैसा दिया है तो उन्हें अपना 8 रुपये दिए हैं तो 10 का हक लिया है, और हमारा 8 रुपये सारा धूड़ में चला गया। यहाँ के सांसद महोदय यदि हमारा यह न्यूज चैनल देख रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बीकानेर का स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, लेकिन वो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर यहाँ से गायब हो गया है। जब राजस्थान का निर्माण हुआ, राजस्थान स्टेट का निर्माण हुआ, तो बीकानेर ने सबसे ज़्यादा राजस्व दिया इस राज्य के गठन में, और किसी भी प्रकार की शर्त नहीं रखी। लेकिन आज बीकानेर का नाम गायब हो रहा है। बीकानेर के जनप्रति यदि जाग रहे हैं तो मेरी और इस जनता की आवाज़ को ध्यान से सुने। बीकानेर सर्वोपरि था और सर्वोपरि रहेगा, लेकिन जागरूकता कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है। सर क्या कहना चाहिए? मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में भी यही अर्ज की थी आपसे कि हमें दुख है इस बात का कि ऐसे धिक्कार है ऐसे एमपी पे। बीकानेर के अर्जुन राम मेघवाल एमपी हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उसको एससी कोटे से टिकट मिल गया और वो जीत जाते हैं, हमें कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है। वो अपना व्यक्तित्व तो संभाले। किस व्यक्तित्व से आए हैं? वो एक अधिकारी वर्ग से आए हैं। उस समय लोगों को फख्र था कि ये अधिकारी है, बीकानेर का डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन इसने तो बीकानेर का नाम डुबो दिया। अनकंडीशनल पैसा दिया था हमने बीकानेर ने ट्रेजरी में, तब बीकानेर एंड जयपुर बैंक बनी थी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, और आज बीकानेर का नाम हटा दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्ज करके। तो जो व्यक्ति घर का धाड़ी और लोटा बेचने के बाद में कहते हैं कि हमें फ़ायदा हो गया, क्या फ़ायदा हो गया? बीकानेर का नुकसान कर दिया उन्होंने। धिक्कार है, फिर कह रहा हूँ मैं 7 बार कि धिक्कार है हमें ऐसे अर्जुन राम मेघवाल एमपी पे, जिसने बीकानेर का नाम डुबो दिया। ऐसे एमपी को हमें दोबारा नहीं आने देना चाहिए। व्यवस्था सही लानी चाहिए, जनता को जाग जाना चाहिए, और इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ उठ करके अपना मतदान दे करके उनको बताना चाहिए कि हम व्यवस्था लाना जानते हैं। व्यवस्था लाना जानते हैं। अशोक जी से लगातार बातचीत फिर करेंगे। आशु जी से पूछना चाहेंगे, आशु जी क्या व्यवस्था है कि बीकानेर की जनता सोई हुई है? क्या बीकानेर की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा? बीकानेर की जनता ऐसा है कि भाईचारा चाहती है, और भाईचारा का पीछे वो क्या है कि सूती रहती है। अब जैसे राजेश जी आ गए ना, तो राजेश जी का विरोध नहीं करना है, चाहे गलत काम हो। बीकानेर की जनता की ही कमी है। जो ये घोटाला हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो हकीकत के अंदर हो रहा है, क्योंकि बीकानेर की जनता जब तक नहीं जागेगी तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। बीकानेर की जब जनता जाग जाएगी तो ऐसा काम नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि राजनेता है, अफसर है, सारे क्या है कि चेत जाएंगे, और किसी के ऊपर अपना आरोप लगा रहे हैं ना, वो गलत है। जनता के अगर जागना चाहिए तो जनता को जागना चाहिए, जनता को जागना होगा, तभी जाकर यह व्यवस्था होगी। शिव कुमार जी, क्या जनता सो रही है? जनता तो बीकानेर की एकदम ऐसे लग रही है जैसे वो चीर निद्रा पे सो रही है। उसको जगाने के लिए कुंभकर्ण की तरह वो ढोल नगाड़े वगैरह की कोई आवश्यकता होती है, वो लाना पड़ेगा। और काफ़ी ऐसे विकास की कड़ियाँ हैं जो बीकानेर में छूट रही है, उसको भी तमाम बीकानेर के लोग मिलके एक दूसरे का सहयोग करके उसको आगे लाना चाहिए और विकास में अपना योगदान देना चाहिए, और पूरी तरह से विकास होना चाहिए। एक बार और अशोक जी से अंतिम वक्तव्य लेंगे। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? हमारे बीकानेर के स्थानीय कवि थे राजस्थानी मायड़ भाषा के भतमाल जी जोशी, उन्होंने एक गीत गाया था जिसमें कहा था, मालिक शिव रूप भलेरा है, चाकर कई चोर लुटेरा है। तो मालिक जनता की है,
बीकानेर की जनता मालिक है, वो बड़े भले लोग हैं। उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार कर दे, कोई उसका हक छीन ले, फिर भी चुप रहती है जनता। और चाकर ये जो MP MLA चोर पैदा होते हैं, ये चोरी करके मालिक से रूप है, चाकर का ही चोर लुटेरा, ये सारे चोरी में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, आपाधापी में पेट भरने में लगे हुए हैं। इसलिए ये बीकानेर का देश का सत्यानाश हो रहा है। देश का सत्यानाश हो रहा है। मैड भाषा की कविता के बारे में उल्लेख किया। हम जैन हिंदुस्तान की तरफ से मैड भाषा में एक बात आपको बताना चाहेंगे, जनता के साथ है, जनता के साथ रहेंगे। कोई भी हो, एक संदेश मारवाड़ी का हमारा भी रहेगा, चाव करे तो चाकर, नहीं तो तेरे मोटो ठाकर। जय हिंद। भ्रष्टाचार हो बर्बाद।